नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम फिर से अपनी श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। और पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ जैसे एक्ट बनाए गए हैं, कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, कुछ बोर्ड बनाए गए हैं भारत में या वर्ल्ड लेवल पे। हम उनको थोड़ा सा देखते हैं। मेनली इसमें भारत वाले ही रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ संस्थाओं को, कुछ और जो एक्ट वगैरह हैं उनको हम थोड़ा सा जानने का आज प्रयास करते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो इनका पर्पस किस लिए है उसको याद रखना होगा, और अगर उससे एसोसिएटेड कोई ईयर है तो हमको उसको याद रखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अगर हम एक बात करते हैं, एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया है। एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया। और अगर हम बात करें इसको कब बनाया गया, तो इसका ईयर याद रखिएगा, 2003 में बनाया गया है। ये कब बनाया गया है? 2003 में। ठीक है, और अगर हम इसको कहें कि ये किस तरह की का बोर्ड है, तो ये एक वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। ठीक है, ये एक वैधानिक संस्था है। और अगर ये एक वैधानिक संस्था है तो जाहिर सी बात है कि इसको किसी एक्ट के द्वारा ही बनाया गया होगा। तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, और अगर हम कहें तो ये बोर्ड जो है सलाहकारी प्रवृत्ति का है, सलाहकारी प्रकृति का है। ये बोर्ड सलाहकारी एडवाइजरी प्रकृति का है। और ये सलाह किसको देता है? यह सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देता है, केंद्रीय सरकार को सलाह देता है। और किस विषय पर देता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं उन पर सलाह देता है। वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उस पर सलाह देने के लिए संस्था है। ठीक है, और साथ ही साथ यह एक अपेक्स बॉडी है। ठीक है, यह एक अपेक्स बॉडी, सर्वोच्च संस्था है। किससे जुड़ी हुई? ये एक अपेक्स बॉडी है। अगर कोई चीज़ वर्ल्ड लाइफ के मैटर से जुड़ी हुई है, अगर ये कोई चीज़ वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ मैटर है, तो उसकी सुनवाई के संबंध में ये एक उच्च संस्था, इसको आप मान सकते हैं। साथ ही साथ ये जो नेशनल पार्क होते हैं, जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं, जो अभयारण्य होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, अभयारण्य जो हमारे होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो अप्रूवल्स वगैरह होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो अप्रूवल होते हैं, ठीक है, ये सारे मैटर जो होते हैं ये रिव्यू करता है। ये सारे मैटर इसको ये रिव्यू करता है। ठीक है, तो इन सभी मैटरों पर, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हों, चाहे नेशनल पार्क से जुड़े हुए हों, चाहे अभयारण्य से जुड़े हों, ये सब एक सर्वोच्च संस्था है जो इनको रिव्यू करती है और अपनी रिपोर्ट को, या जो भी कह लीजिए, उसको केंद्रीय सरकार को देती है। और इसकी सलाह जो होती है वो एक तरह से ये सलाहकारी प्रकृति का होता है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें, इसमें के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, इस बोर्ड के अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो एक तो हमको अध्यक्ष याद रखने की पॉइंट हो गया, हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, पर्पस क्या है, ईयर क्या है। ठीक, तो इतनी बातें हमको इसमें याद रखने की ज़रूरत है। आइए और देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जैसे डीडीटी हो गया, पीसीबीसी हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन फैलाने वाले जो पोल्यूटेंट होते हैं, इनके लिए एक स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ। एक स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ था। और ये कन्वेंशन किसके लिए था, किस पर बेस्ड था? जो हमारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके लिए। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, स्वीडन में। ठीक है, और अगर हम इसको बोलें तो ये साइन कब किया गया है? ये साइन हुआ है 2001 में, 2001 में, और विद इफेक्टिव फ्रॉम 2004। इफेक्टिव कब से है ये? 2004 से। ठीक है,
2004 से इफ़ेक्टिव है ये। और अगर हम बात करें तो जो पीओपीज, इनको हम कह लेते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म में, जो क्या होते हैं कि एक हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये। और जैसे क्या होता है कि जब शरीर में ये जाते हैं तो शरीर में एक तरह से ये एक तरह उसमें इकट्ठे होने लगते हैं, उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और हमने इसको जब हम पढ़ रहे थे, बायो एक्यूमुलेशन पढ़ रहे थे, तब भी हमने इसकी बात की थी, डीडीटी वगैरह की, किस तरीके से बढ़ता जाता है एक पोषण स्तर में, एक स्तर से दूसरे स्तर में ये बढ़ता जाता है। तो उसी की रोकथाम के लिए ये स्टॉकहोम कन्वेंशन किया गया था और इसमें 2004 से इसमें साइन किया गया है कि इन सभी चीज़ों पर एक तरह से रोकथाम किया जाएगा और जो इस तरह के जो केमिकल्स होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे और हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक अच्छा और हम चीज़ देख लेते हैं, एग्रीकल्चर का है वो। देखिए अक्सर क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट ही है ये, कि किसान जब यूरिया यूज़ करते हैं, किसान सब्सिडाइज्ड यूरिया मिलता है, इसका कभी मिसयूज़ भी होता है, किसान एक्सेसिव यूरिया यूज़ कर लेते हैं, तो उनको तो पता नहीं होता है। लेकिन एक्सेसिव यूरिया के यूज़ से क्या होता है कि हमारी जो मृदा की उर्वरता है वो कम होती है, उसमें जो नाइट्रोजन वगैरह के कंटेंट होते हैं, आप जानते हैं कि मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मेन वो होते हैं कंटेंट, तो उसमें मृदा की उर्वरता डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए इस चीज़ को प्रेजेंट में नीम कोटेड यूरिया का सरकार ने प्लान बनाया कि अब सरकार नीम कोटेड यूरिया प्रोवाइड कराती है, नीम कोटेड यूरिया प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नीम कोटेड यूरिया क्या होता है, तो यही होता है। नीम कोटेड यूरिया से क्या होता है कि जो आपका नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन की जो कमी होती है, मृदा उर्वरता की जो कम हो जाती है, उसको बनाए रखने के लिए एक तरह से ये नीम एक नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह से यूज़ करता है, ठीक है। नीम जो है नेचुरल पेस्टिसाइड का कार्य करता है। तो आगे और बढ़ते हैं हम और कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं। एक अभी हमने एक्ट की बात की थी थोड़ी देर पहले ही, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एक हमने एक्ट की बात की, किस एक्ट की? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसको भी थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम क्या है ये। तो ये क्या है कि ये जो इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल लीगल फ्रेमवर्क, मतलब ये एक लीगल फ्रेमवर्क देता है, ये वह कानूनी फ्रेम दे देता है ये। और किससे संबंधित देता है? जो लोग शिकार वगैरह करते हैं उससे, प्रोहिबिटिंग हंटिंग। लोग जाते हैं और हिरण मार के आ जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, छूट भी जाते हैं, आप जानते ही हैं, प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, ठीक है। और साथ ही साथ जो आवास होता है किसका, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वगैरह हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वगैरह जो हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी ये है, उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। और जैसे जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, और जैसे हमारे जो कंजर्वेशन रिज़र्व होते हैं, ये सारी चीज़ें जो इस्टेब्लिश की जाती हैं वो इसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती हैं, ठीक है। और साथ ही इसके जैसी एक और हमारी अथॉरिटी बनाई गई 2002 में, वो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ईयर सबका याद रखिएगा कब है, क्योंकि ईयर से मैच कराने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है कि इंडिविजुअल ईयर ही पूछ लिया जाए। अथॉरिटी, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है, इसको इस्टेब्लिश किया है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया इसको। और कब इस्टेब्लिश किया गया है? 2003 में। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। और एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ, तो ये भी कैसी संस्था हुई? वैधानिक संस्था ही हुई, वैधानिक संस्था ही ये भी, ठीक है। और किस पर कार्य कर रही है? बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बायोडाइवर्सिटी संरक्षण पर ये कार्य करेगी, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण पर ही ये कार्य करेगी।
ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। और एक और हम बात करते हैं, किसकी अब हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, चलिए देख लेते हैं क्या है ये। देखिए इसको कब इस्टेब्लिश किया गया है, 2007 में। 2007 में इस्टेब्लिश किया गया, किससे, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है बताइए, अभी हमने बात की थी उसकी, ईयर क्या था उसका, 1972, याद रखिएगा। ठीक है, इसके आधार पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और साथ ही साथ इसकी 4 ब्रांचेस भी हैं, जो कहाँ हैं, जो हमारे, एक तो है मुंबई में, एक तो मुंबई में है शिवसेना की संजय राउत की, दूसरी कोलकाता, दीदी का कोलकाता, और तीसरा है धोनी का चेन्नई। एक और बचा भी, वो है जबलपुर। जबलपुर किसका है, मामा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और किस पर्पस के लिए, वो तो हमने बात ही नहीं की अभी। तो पोचिंग और हंटिंग वगैरह जो होती है, पोचिंग और हंटिंग, ठीक है, इनसे लड़ने के लिए ये बनाया गया है, जिससे कि एक तरह से कानूनी जामा पहनाया जा सके इन सब बातों को। ठीक, और आगे हम बढ़ते हैं, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब एक है हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड। एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड की हम बात कर लेते हैं, क्या है। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है 1962 में किया गया है। ईयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सबसे अभी पुराना मिल गया आपको, एनिमल वेलफेयर बोर्ड। और कैसे एक्ट किया गया है, जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंतर्गत इसको किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी, निर्दयता टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। मतलब ये भी हमारी क्या हो गई, वैधानिक संस्था हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई ये भी। और अच्छा, अगर आप इसको कोई मतलब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं से आपको एग्जांपल दिखने को आ जाए, तो आप इसको हम दे सकते हैं कि हमारा जो डीपीएसपी में आर्टिकल 48 है, उसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कि उससे इसको जोड़ सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये सारी संस्थाएं बनाने का उद्देश्य भी है कि हम एक संवैधानिक दायित्व को पूरा करना, वैधानिक संस्था है ये। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, चेन्नई में। तो चेन्नई में 2 हेडक्वार्टर हो गए, अब चेन्नई में हो गए 2 हेडक्वार्टर। इससे पहले कौन सा था, जो बायोडाइवर्सिटी वाला था जो था वो भी, और एनिमल वेलफेयर का भी हो गया। और नई दिल्ली में कौन सा था, जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करते हैं, ये 2 रिज़र्व की और हम बात कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिज़र्व तो हमने देख ही लिया क्या होता है। एक होता है कंजर्वेशन रिज़र्व और एक होता है कम्युनिटी रिज़र्व। उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं क्या होते हैं ये। कंजर्वेशन रिज़र्व, कंजर्वेशन रिज़र्व, और क्या होता है कम्युनिटी रिज़र्व, क्या होते हैं, इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो पहली चीज़ तो क्या है कि प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं ये भी क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। और किसके अंतर्गत प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, हमारा कौन सा एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके थ्रू इनको बनाया गया है कि ये हमारे प्रोटेक्टेड एरिया होंगे। और ख़ास बात क्या है कि इनको डिक्लेयर कौन करता है, डिक्लेयर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें इनको
घोषित करती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है, ये जो सरकारी भूमि होती है, ठीक है, यह जो सरकारी भूमि होती है, गवर्नमेंट लैंड, और जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं, उससे सटे हुए होते हैं, उससे एडजेसेंट में होते हैं। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन जो होता है, कंजर्वेशन रिजर्व सरकारी भूमि पर होता है, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं उनसे सटे हुए होते हैं। बट जबकि अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की, अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्युनिटी प्राइवेट लैंड पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिक्लेयर्ड ऑन प्राइवेट लैंड होते हैं, डिक्लेयर्ड ऑन प्राइवेट लैंड होते हैं, निजी भूमि। ठीक है, और ये कोई सामुदायिक भूमि हो सकती है, कम्युनिटी भूमि भी हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए ये भी शर्त नहीं है कि ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास हों, ऐसी कोई शर्त भी नहीं है। तो अगर आपसे बात की जाए कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं। और इनकी घोषणा कौन करता है? इनकी घोषणा करती है राज्य सरकार। ठीक है, और कम्युनिटी रिजर्व की अगर हम बात करें तो डिक्लेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग फ्लोरा फौना एंड ट्रेडिशनल कल्चरल कंजर्वेशन। ठीक, तो अगर आप बात करें कि इनको रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व की स्थापना क्यों की जाती है, तो फ्लोरा फौना जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए, और जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर उनको बनाए रखने के लिए, इन सब जो हमारे एम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनको स्थापित किया जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो हम दो आंदोलनों की जैसे बात और करते हैं थोड़ा सा। एक हमारा है चिपको आंदोलन, एक हमारा है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। तो अगर हम चिपको मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था, याद रखिएगा 1973 में हुआ था। ठीक है, और उत्तराखंड में हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसका अगर आप बात करें कि इसके प्रसिद्ध नेता कौन थे, एक सुंदरलाल बहुगुणा को तो आप जानते ही हैं, सुंदरलाल बहुगुणा को तो आप जानते ही हैं, साथ में गौरा देवी भी थी, गौरा देवी। ठीक है, और एक चंदेरी प्रसाद भट्ट भी थे, चंदेरी प्रसाद भट्ट, ये इससे जुड़े हुए थे। ईयर याद रखिएगा और नेताओं के नाम याद रखिएगा। ठीक है, वनों की कटाई को रोकने के संबंध में था। ठीक है, एक और हुआ था जो, वो कहाँ है, कर्नाटका में, एपिको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, और ये उसके 10 साल बाद हुआ है, 10 साल बाद मतलब 1983 में हुआ है। शिमोगा जिला कहाँ का, कर्नाटक का, कर्नाटक में। और अगर बात की जाए इसको कौन लीड किया था, तो पांडुरंग हेगड़े ने लीड किया था इसको, पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, और इसी तरह से एक इंस्टीट्यूट भी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। कब किया गया है, 1982 में। और ये जो है कुछ वाइल्ड लाइफ रिसर्च से रिलेटेड जो कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, उनके कोर्सेज़ को, और जो होते हैं वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जो कोर्सेज़ वगैरह होते हैं उसको ऑफ़र करता है। ये वाइल्ड लाइफ रिसर्च और मैनेजमेंट से जुड़े हुए कोर्सेज ऑफ़र करता है ये, एंड मैनेजमेंट, प्रबंधन।
ठीक, कोर्सेज ऑफ़र करता है ये। तो अगर हम बात करें, और ख़ास बात इसकी क्या है, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, इन्वायरमेंट मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, एक और ऑर्गेनाइजेशन का आप सुनते होंगे अक्सर नाम, उसको भी देख लेते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देखते हैं इसका भी कुछ। अगर आप इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, एफएसआई के अगर आप हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका भी हेडक्वार्टर देहरादून में हो जाता है। कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, और ये जो होता है प्रत्येक 2 साल पर, कितने साल पर? 2 साल पर एक जो रिपोर्ट होती है ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है उसको पब्लिश करता है ये। ठीक है, और हमारा जो आइडियल फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, आइडियल फॉरेस्ट कवर हमारे देश में होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? आप जानते हैं कि 33% होना चाहिए। और जो हमारा 2017 का जो रिपोर्ट आया था, अभी तो हाल फिलहाल नया रिपोर्ट भी आया, उसको भी डाटा देख लिया जाएगा। 2017 का जो रिपोर्ट आया था, इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया में पूरा जो है, अगर उसकी आप बात करते हैं तो ये 24.39% है। 24.39%, मतलब अभी ये कम है। और अगर सिर्फ आप फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो ये 21.5% है। ठीक है, कितनी है? 21.5%। और अगर आप मैक्सिमम फॉरेस्ट की बात करें, मैक्सिमम फॉरेस्ट की बात कवर की अगर आप बात करते हैं तो इसमें पहले नंबर पे एमपी आता है, पहले नंबर पे एमपी आता है, और दूसरे नंबर पर अरुणाचल आता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप परसेंटेज में इस चीज़ को देखेंगे तो थोड़ा सा डाटा बदल जाता है, और परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप जो है आपका पहले नंबर पे हो जाता है, लक्षद्वीप पहले नंबर पे हो जाता है परसेंटेज में, और सेकंड नंबर पे आपका फिर मिज़ोरम आ जाता है। ठीक है, और यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए मिनिमम, तो मिनिमम हमारा है हरियाणा, मिनिमम हमारा हरियाणा में है। तो ये हमारी कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ जो एक्ट वगैरह हैं, और उस कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ आंदोलन थे, उनको भी हमने इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉइंट से देख लिया। इस तरीके से हमारा ये जो बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है वो पूरा होता है। नेक्स्ट हम पार्ट जो करने जाएंगे वो पोल्यूशन का हम देखते जाएँ नेक्स्ट पार्ट से। अभी आज के लिए इतने पे रोकते हैं। थैंक यू।